आयशा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आइए हम पहले चैप्टर के पार्ट 2 को जो है इसमें हम समझें। इसमें समझने के लिए कुछ क्वेश्चनों को दिया हुआ है जो आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन है कि छोटे देशों का महाशक्तियों में जुड़ने से क्या लाभ था। इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई जो हमारा महाद्वीप था वो दो भागों में बट गया था। सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप की बात करेंगे। किसके? यूरोप महाद्वीप की। यूरोप महाद्वीप की जो है हम बात करेंगे। यूरोप मान के चलिए ये जो है आपका यूरोप है और इस दो भागों में बट गया था, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। पूर्वी जो था वो सोवियत संघ के खेमे में था और पश्चिमी जो था वो अमेरिका के खेमे में था। देखो ये यहाँ पर ये यूरोप जो है एक महाद्वीप है। इसके अंदर एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, और जर्मनी में एक उसकी राजधानी है जिसको कहा जाता है बर्लिन। यहीं पे बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। उसी को जो है यूरोप को दो भागों में बांट दिया था। हम पढ़ेंगे कि इसमें छोटे देशों का महाद्वीप में जुड़ने से क्या लाभ था। मान के चलिए जो पूर्वी था उधर सोवियत संघ था और जो पश्चिमी था उधर अमेरिका था। ये दोनों जो देश थे ये बड़ी शक्ति बनने के लिए अपने में छोटे छोटे देशों को जो है जोड़ लेते थे। क्यों जोड़? अच्छे मान के चलिए कि छोटे देशों को क्या लाभ होता था जिससे ये महाशक्तियों में जुड़ जाते थे। तो इनको जो लाभ होता था वो लाभ होता था उनको सुरक्षा का वादा दिया जाता था। कहते थे जो जैसे अमेरिका हो गया या सोवियत संघ हो गया, ये दोनों जो है अपने में जोड़ने के लिए क्या करते थे? सुरक्षा का वादा देते थे और इनको आर्थिक मदद देते थे और बोलते थे आपको हथियार दिए जाएंगे। इस तरीके से इसीलिए इसी लालच के वजह से जो है छोटे छोटी महाशक्तियाँ बड़ी बड़ी महाशक्तियों के साथ जो है क्या करती थी? जुड़ जाती थी। जो छोटे छोटे देश होते थे वो बड़ी महाशक्तियों के साथ जुड़ जाते थे। किन चीज़ों के लिए? सुरक्षा का उन्हें वादा दे दिया जाता था, आर्थिक मदद का वादा दिया जाता था और हथियार दिया जाता था। इसलिए चलो ठीक है कि जो छोटी शक्तियाँ थी इन फायदों के लिए जुड़ जाती थी महाशक्तियों के साथ, लेकिन जो बड़ी महाशक्तियां थी वो छोटे देशों के साथ क्यों जुड़ती थी? महाशक्तियां क्यों छोटे देशों के साथ अपने में शामिल करती थी? अब भाई महाशक्तियां छोटे देशों को अपने में क्यों शामिल करती थी? तो देखो क्या फायदा था महाशक्तियों को। तो महत्वपूर्ण संसाधन उनको मान के चलिए कि महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाता था। जैसे मान के चलिए कि जैसे इराक जैसा एक छोटा सा देश, इराक जैसा एक छोटा सा देश, इसके पास तेल संसाधन है और तेल संसाधन इनसे जो है अगर ये अपने में मिला लेंगे तो तेल संसाधन जो है उनका हो जाएगा। इसी को कहा जाता है महत्वपूर्ण संसाधन। जैसे तेल, जैसे खनिज, जैसे पेट्रोलियम, ये सारे संसाधन महाशक्तियों के हो जाएंगे अगर छोटे देश इनमें शामिल हो जाएंगे तो। भू क्षेत्र, भू क्षेत्र मतलब सेना का संचालन, सेना उनकी हो जाती थी। सैनिक ठिकाने, जासूसी कर सकते थे। अगर मान के चलो, जैसे मान के चलो क्यूबा में सोवियत संघ ने अपना ठिकाना कर लिया था ना, ऐसे ही सैनिक ठिकाने जो है कर सकते थे। आर्थिक मदद भी मिल जाती थी। जैसे छोटे छोटे अगर देश उनसे मिल जाएंगे तो और भी ताकत उनका बढ़ जाएगा। तो ये थी जो दूसरा क्वेश्चन का आंसर। अब आएंगे हम तीसरे पे। इसमें है शीत युद्ध के दायरे क्या थे। दायरे मतलब फैलाव कहाँ तक था। विरोधी खेमे में बटे देशों के बीच संकट का अवसर आया, युद्ध हुए, संभावना रही पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। ये कहाँ तक भाई फैल गया था? कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, यहाँ तक जो है ये लड़ाई फैल गई थी। इसी को फैलाव कहा गया या दायरे कहा गया। आगे हम पढ़ेंगे दो ध्रुवीयता। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था ना कि दो ध्रुवीयता क्या है। दो ध्रुवीयता का मतलब है एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। ठीक है, पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी। तो पश्चिमी में अमेरिका खेमे में था और पूर्वी में जो था वो सोवियत संघ खेमे था। तो दोनों एक दूसरे के जो है लड़ाई के लिए अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जो है लड़ाई करते थे।
देखो हम पढ़ लेते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होते ही अमेरिका तथा सोवियत संघ दुनिया में दो गुटों में बंट गया। विश्व दो ध्रुवीय बन गया। इसी को दो ध्रुवीय कहा जाता है। जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दो खाने में बंट गए, उसी को हम दो ध्रुवीय कहते हैं। एक पश्चिमी यूरोप, एक पश्चिमी यूरोप, एक पूर्वी यूरोप और एक पश्चिमी यूरोप। ठीक है, पश्चिमी यूरोप में अमेरिका था और पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ था। ठीक है, अच्छा हम अगर बात करें पूर्वी यूरोप की तो दूसरी दुनिया कहते हैं जिसे सोवियत संघ, और पश्चिमी यूरोप की बात करें तो अमेरिका जिसे पहली दुनिया कहते हैं। अगर हम तीसरी दुनिया की बात करें, तीसरी दुनिया, तो तीसरी दुनिया जो होगा वो चाहे हम बोल सकते हैं भारत या गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष या भारत। क्या कह सकते हैं? गुट निरपेक्ष या भारत। किसको? तीसरी दुनिया को। तो ये हमारा, इसको भी अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं। छोटे देश महाशक्तियों में शामिल हुए अपने निजी हितों के लिए, है ना। छोटे जो देश थे अपने निजी हितों के लिए शामिल हुए थे, जैसे सुरक्षा का वादा, आर्थिक मदद, सैन्य सहायता, ये सब। अब एक बात बताऊं आप लोगों को, जब ऐसा लगने लगा अमेरिका को कि भाई हम कमज़ोर ना हो जाए, हमारी शक्ति कमज़ोर ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपनी सैनिक संगठन बना लिया जिसे कहा गया नाटो। जिसे क्या कहा गया? नाटो। तो अगर पूछेंगे आपसे क्वेश्चन पेपर में कि नाटो का विस्तृत रूप बताइए या फुल फॉर्म बताइए, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहेंगे उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन। इसका जो स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना जो हुई थी अप्रैल 1949 में हुआ था। इसमें 12 सदस्य थे और इनका क्या उद्देश्य क्या था? इनका जो उद्देश्य था, सभी 12 सदस्य एक दूसरे की मदद करेंगे, मिलकर रहेंगे। अगर किसी एक पर हमला होता है तो अपने पर हमला मानेंगे। इनका कहना था कि मान के चलिए कि हम में से अगर 12 में से एक पे भी हमला होता है तो हम 12 के 12 मिलकर उनसे जो है क्या करेंगे, बदला लेंगे। ऐसा इनका उद्देश्य था। किसका? नाटो का है। और नाटो में पाकिस्तान भी शामिल हो गया था, इसीलिए हमेशा अमेरिका पाकिस्तान की मदद करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक सैन्य संगठन है जिसको अमेरिका ने बनाया था। अब एक बात बताओ, इसके विरोधी में कौन था? इसके विरोधी में था भाई सोवियत संघ। तो क्या सोवियत संघ पीछे रहने वाला था? क्या सोवियत संघ पीछे रहने वाला था? नहीं जी नहीं। तो सोवियत संघ ने क्या किया? सोवियत संघ ने भी अपनी एक संधि बना ली। और क्या बनाया? सोवियत संघ का संगठन वर्सा संधि। इसका क्या था? यह संगठन सोवियत संघ ने बनाया था 1955 में। इसका उद्देश्य था नाटो का मुकाबला करना। भाई जब उन्होंने नाटो बनाया तो इन्होंने भी तो कुछ बनाना था, तो इन्होंने सोवियत वर्सा संधि बना ली और नाटो का मुकाबला के लिए बनाया था, ताकि जो है हम उसका जो है मुकाबला कर सके। आगे क्वेश्चन है, फिर और अमेरिका ने संधियां बनाई जिस संधि का नाम था सीटो सेंटो के, है ना। अमेरिका पूर्वी ने और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एशिया के गठबंधन का तरीका अपनाया और इसे सीटो और सेंटो बनाया। अगर इसका हम विस्तृत रूप या फुल फॉर्म पढ़ें तो इंग्लिश में पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन। और अगर सेंटो का इंग्लिश पढ़े तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में पढ़ेंगे केंद्रीय संधि संगठन। अच्छा, क्या था? इसके बाद सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी कोरिया और वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत किए। भाई इसके बाद जो है सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी कोरिया और वियतनाम और इराक से संबंध जो है मजबूत किए थे। तो ये सीटो और सेंटो भी अमेरिका ने ही बनाया था, लेकिन इसके बनाने के बाद सोवियत संघ ने किससे अपना ताल्लुक बढ़ाया और ज़्यादा सोवियत संघ ने चीन, उत्तरी कोरिया, वियतनाम, इराक से संबंध मजबूत कर लिए। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। आपको मैं ये क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं कि महाशक्तियां छोटे देश में संगठन क्यों बनाया था। तो महत्वपूर्ण संसाधन के लिए, जैसे तेल वगैरह बताया था मैंने, ये उनके ज़्यादा हो जाएंगे अगर छोटी शक्तियां होंगी, तो उन छोटी शक्तियों की जो तेल भंडार है वो भी बड़ी शक्तियों की हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने छोटे देशों को अपने में शामिल किया था।
और भू क्षेत्र मैंने बोला था ना, सेना का संचालन, जैसे मैंने क्यूबा वाला एग्जाम्पल दिया था कि क्यूबा पे तैनात कर दिया था सोवियत संघ ने, तो सोवियत संघ जो है और भी मजबूत हो गया था। सैनिक ठिकाने और आर्थिक मदद, ये चीज क्वेश्चन को आपको मैंने पहले बता दिया था। अब फैलाव की बात की थी मैंने, फैलाव कहाँ कहाँ तक है, कोरिया, बर्लिन, कांगो, कोरिया, वियतनाम, अफगानिस्तान, यहाँ तक फैलाव है। 1950 से 53, 1958 से 62 और 1960 का दशक। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आएगा। अब हम पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। देखो बच्चों, जो गुट निरपेक्षता की नीति है वो जवाहरलाल नेहरू ने अपनाई थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो है ये गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई गई थी। लेकिन इसका मतलब होता क्या है? दुनिया शीत युद्ध के दौर में दो गुट में बढ़ चुकी थी। ऐसे में दो ध्रुवीयता का चुनौती देते हुए गुट निरपेक्षता सामने आया था। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है गुटों में शामिल ना होना, मतलब किसी भी गुट में, ना अमेरिका के गुट में शामिल होना, ना सोवियत संघ के गुट में शामिल होना, अपना अलग से गुट बनाकर अपना अलग निर्णय लेना, अपना अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेना, स्वतंत्र निर्णय ले सके, इसलिए गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई गई थी। और ये जवाहरलाल नेहरू ने जो है इसको जो है अपनाया था हैं, और ये फला फूला भी था। तो ध्यान रखना बच्चों, ये गुट निरपेक्षता होता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, अपना अलग से गुट बनाना और उसमें जो है अपने निर्णय खुद लेना, स्वतंत्र रूप से लेना, कोई भी हम पे दबाव नहीं डाल पाएगा। ठीक है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे इनके संस्थापक कौन थे, संस्थापक नेता कौन थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के नेताओं के नाम बताओ। तो यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर और घाना के थे बामेक एनकुरमा और इंडोनेशिया के थे सुकर्नो। तो मैं बच्चों आपको बता दूं दोबारा से, जो यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्राज टिटो, भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के थे गमाल अब्दुल नासिर और घाना के थे बामेक एनकुरमा और इंडोनेशिया के थे सुकर्नो। ठीक है बच्चों, ये थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम। आप लोग को ये याद रहना चाहिए, ये भी पेपर में पूछ लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था? 1961 में बेलग्रेड में 25 देश शामिल थे और 14वां सम्मेलन 2006 में हुआ था क्यूबा में, और इसमें 116 सदस्य देश थे और 15 पर्यवेक्षक थे, पर्यवेक्षक। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे कि गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ। गुट निरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या लाभ हुआ? तो देखो, भारत जो था वो अंतर्राष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र रूप से ले पाया, मतलब कोई भी फैसला जो होता था ना अब किसी की दबाव में नहीं वो ले सकता, मतलब वो तो अब फ्रीली जो है क्या कहता है स्वतंत्र रूप से फैसले ले सकता है, वो किसी के भी गुट में थोड़ा है। अगर अमेरिका के गुट में रहता तो अमेरिका के दबाव में करना पड़ता, अगर सोवियत संघ के खेमे में रहता तो सोवियत संघ के दबाव में करना पड़ता है। लेकिन ये तो दोनों गुट से अलग गुट बना रखा है, इनकी अलग गुट है, तो ये स्वतंत्र रूप से जो है अपना निर्णय ले सकते हैं, जिससे भारत को लाभ हो ना कि महाशक्तियों को। भाई ये स्वतंत्र फैसले ले सकते थे, महाशक्तियों के दबाव में नहीं थे, और भी फायदा था। गुट निरपेक्ष से भारत हमेशा ऐसी स्थिरता में रहा है कि अगर कोई एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो दूसरे की तरफ जा सकता है। बच्चों मैं समझाता हूँ, भाई ये गुट निरपेक्ष अलग बना रखा था, इस पर कोई दबाव भी नहीं डाल सकता था, मगर मान के चलो अगर अमेरिका दबाव डालता तो वो सोवियत संघ में मिल जाता, और अगर सोवियत संघ अगर दबाव डालता तो अमेरिका में मिल जाता। ये भी एक फायदा था इन लोगों को, जिस वजह से ये हम कह सकते हैं कि इनको ये लाभ हुआ है। ठीक है बच्चों, क्यों? इसीलिए इनके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, ये स्वतंत्र थे, स्वतंत्र विचार रख सकते थे, अपने स्वतंत्र फैसले ले सकते थे, ये लाभ हुआ है। लेकिन आलोचकों ने इनकी आलोचना भी की है, आलोचकों ने इनकी आलोचना भी की है। भारत की गुट निरपेक्षता नीति की आलोचना हुई, समझाओ कैसे? आलोचकों ने कहा कि गुट निरपेक्षता की नीति सिद्धांत विहीन है, भारत इसकी आड़ में अंतर्राष्ट्रीय फैसले लेने से बचता है।
कहने का मतलब है कि भाई जो आलोचक होते हैं ना, वो कहते हैं कि भाई सिद्धांत विहीन है, जो चीज बोलता है वो चीज करता नहीं है। ये लोग ने तो स्वतंत्र फैसले ना ले पाए, इसीलिए ये बच रहे हैं, ये दूर दूर रह रहे हैं ताकि हमें कोई फैसले ना लेने पड़े। भाई ऐसा थोड़ा ना होता है, ये तो एक कहना था, लोग कह रहे थे ऐसा, लेकिन था नहीं। आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ आलोचक कह रहे थे, वो सिद्धांत विहीन नहीं थे। ठीक है बच्चों, भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं है। भारत ने 1971 के युद्ध में सोवियत संघ से मदद ली, तो कुछ ने मान लिया कि हम सोवियत संघ के खेमे में हैं। देखो बेटा, कहने का मतलब यह है कि आपको पता होगा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो उस समय जो है भारत ने मदद ली थी। किससे मदद ली थी? मदद ली थी सोवियत संघ से। और इसका मतलब ये नहीं होता कि सोवियत संघ से मदद ली तो भाई उसके में चले गए। हम सिर्फ मदद ली थी। अब हमारा कहने का मतलब यह है कि हम मदद लेते भी हैं और मदद देते भी हैं, इसीलिए हमने मदद ली थी। ठीक है, मतलब मदद ली थी तो हम सोवियत संघ के खेमे में तो ना चले गए, ऐसा सिर्फ आलोचकों का कहना था। हमारे लिए तो हम सिर्फ गुटनिरपेक्ष हैं और हम मदद सिर्फ लेते हैं, हम किसी के गुट में नहीं है। ये है, तो ये आलोचक जो है बोल रहे थे, तो ये अपने तौर तरीके से कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। बच्चों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब हम तीसरा पार्ट लेके आएंगे कल। इस लॉकडाउन के अंदर में सारी वीडियो कवर करने की पूरी उम्मीद है, तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।